तो आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास का सेट थ्योरी के बारे में। फर्स्ट चैप्टर होता है, पहले आज इसके 11th में क्या सब हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। 11th क्लास का जो है सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये है मैथ 11th क्लास का NCERT। अब इसमें क्या सब हम लोगों को पढ़ना है, तो फर्स्ट आता है इसमें चैप्टर 1 जो आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में आता है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी रिलेशन फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति फंक्शन, उसका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, उसका लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसका हिंदी होता है क्रमचय एंड संचय, और इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये 10th क्लास में हम लोग बात किए थे सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी हम लोग 10th में बात किए थे समांतर श्रेणी के बारे में। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के बारे में, कुछ हम लोग जो है 9th क्लास में पढ़े थे इसके बारे में। और इसके बाद है कोनिक सेक्शन। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये बहुत कम ही मात्रा में है 11th में, ज्यादा हम लोग इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल में 12th क्लास में। उसके बाद है लिमिट एंड डेरिवेटिव। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग जो है लास्ट में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग देखे जो है ये मेरा 16 जो है ये मेरा सिलेबस है 11th क्लास का, तो ये हम बात किए। उसके बाद है तुम्हारा सबसे पहले ये है तुम्हारा क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1 सेट थ्योरी और NCERT। हम लोग बात करेंगे NCERT का ही, NCERT का पूर्ण सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर 1 में सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, और उसी को दूसरा नाम कहा जाता है ट्यूलर फॉर्म। इसका हिंदी होता है सारणी रूप, या इसी को कहा जाता है सारणीबद्ध रूप। और इसका दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है समुच्चय निर्माण रूप। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नल सेट, इसी का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, और इसी का हिंदी नाम है रिक्त समुच्चय। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगलटन सेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकल समुच्चय। क्या होगा एकल समुच्चय? जिसमें एक ही एलिमेंट एडजस्ट करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है फाइनाइट सेट, जिसको कहा जाता है परिमित समुच्चय, इसका दूसरा नाम है निश्चित समुच्चय। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट, जिसको कहा जाता है अपरिमित समुच्चय, उसी का दूसरा नाम है अनिश्चित समुच्चय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट, जिसको कहा जाता है समान समुच्चय। अब हम लोग बात करते हैं सेट थ्योरी। सेट क्या होता है? जिसका हिंदी होता है समुच्चय। अब ये समुच्चय क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन पहले हम लोग बात करते हैं। डिफिनीशन, इसका परिभाषा क्या होता है? ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये जो होगा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसका जो हम हिंदी में क्या है, भिन्न भिन्न अवयवों का सुप्रभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संग्रह क्या होता है। संग्रह जैसे हम लोग बात करता है, जैसे अपने घरों में हम लोग देखते हैं कपड़ों का एक संग्रह होता है। जैसे किसी के पास होता है व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा होगा, रेड कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है। ये सब क्या है, मेरा कपड़ों का एक समूह है, तो इसी को कहा जाता है समूह। जैसे हम लोग देखते हैं बुक हाउस पर बहुत सारा बुक रहता है, वहां पर क्या है, बुकों का संग्रह है। हम लोग देखते हैं अपने विद्यालय में स्टूडेंटों का संग्रह, कभी होता है सैनिकों का संग्रह होता है, टीचरों का संग्रह होता है, उसी को कहा जाता है संग्रह। जो जहां पर बहुत सारा व्यक्ति हो उसी को संग्रह कहा जाता है। अब इसमें क्या है, तो सुप्रभाषित संग्रह, संग्रह तो बहुत होता है, लेकिन हर संग्रह को हम लोग सेट नहीं कहेंगे। संग्रह, हर संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय नहीं कहेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कलेक्शन मतलब क्या, समूह। ये जो है हर समूह संग्रह को समुच्चय नहीं कहेंगे। ये जो होगा समूह कैसा, सुप्रभाषित संग्रह। अब सुप्रभाषित कहने का अर्थ क्या है, तो हम लोग बात करते हैं। पहले बात किए क्या कि संग्रह,
संग्रह होता है, जैसे सैनिकों का हो गया एक संग्रह। बुक हाउस पर हम लोग देखते हैं बुकों का संग्रह होता है, 10th क्लास का बुक रहेगा, 9th का रहता है, 8th का रहता है, ये सब क्या है, बुकों का एक संग्रह हो गया। अब तुम्हारा बात करते हैं, सभी संग्रह को हम लोग समुच्च नहीं कहेंगे। कैसे संग्रह को समुच्च कहेंगे, तो सुप्रभाषित संग्रह को, यानी एक ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड जिसका हिंदी होता है सुप्रभाषित संग्रह। उस सुप्रभाषित का अर्थ क्या होता है, तो जैसे एक एग्जाम्पल पर लेते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम, जैसे कहेंगे कि 1 से 10 तक में, 1 से जो है 10 तक में जो भी सम संख्या है उसको हम कहेंगे बताने के लिए। तो जैसे क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और यही होगा 10 तक के बीच में। तो ये क्या है, एक सम सेट है। अब ये सुप्रभाषित इसीलिए हम इसको कहेंगे, ये जो संग्रह हुआ है ये संग्रह है ना, नंबरों का एक संग्रह हुआ, लेकिन इसको हम सुप्रभाषित इसीलिए कहेंगे कि ये जैसे मान के चलता है, अपने हम दोस्त से भी पूछेंगे तो यही बताएगा, सम संख्या 1 से जो है 10 तक में यही सब संख्या बताएगा। हो सकता है वो बता देगा 8 पहले, 4 पहले, 6 पहले, 2 पहले, लेकिन संख्या जो आएगा ये यही आएगा। तो ये इसको मतलब कि मेरे कहने का मतलब, ये जैसे अपने पापा से भी पूछेंगे कि 1 से 10 तक के बीच में जो है सम संख्या क्या है, तो यही बताएंगे। अब मैं अपने मम्मी से पूछूंगी तो ये भी तुम्हारा यही होगा। उसके बाद किसी भी मतलब पर्सन को चेंज करने से ये संग्रह क्या होगा, बदलेगा नहीं, आगे पीछे हो सकता है लेकिन इसका जो है नंबर जो है नहीं चेंज होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम, सुप्रभाषित, मतलब हर व्यक्ति के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेता है, मंथों का एक संग्रह, मतलब जो होता है जनवरी फरवरी, ये क्या है, मंथों का एक संग्रह है। उसमें जो हम बात करेंगे कि जो है जे से शुरुआत होने वाला लेटर का जो है मंथ, तो जे से शुरुआत होने वाला क्या होता है, एक जनवरी होता है, जनवरी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जून होता है, जून होगा। उसके बाद JULY, जुलाई। ये जो होगा न, मंथों का संग्रह हुआ जो ये, तो ये हम अपने दोस्त से भी पूछेंगे तो यही कहेगा कि जनवरी जो मंथ जो होता है 12 मंथ, उसमें जे से शुरुआत होने वाला यही है, ये सबके लिए है। ये मैं अपने दोस्त से पूछूं या अपने टीचर से पूछूं या अपने बहन से पूछूं, किसी से भी जो पूछेंगे तो ये यही चीज बताएंगे। जो मंथ जो है 12 वाला, 12 मंथ, इसमें जो होता है जे से शुरुआत होने वाला यही 3 ठो है, ये सबों के लिए डिफाइन है। तो उसको हम कहेंगे सुप्रभाषित। सुप्रभाषित का अर्थ मतलब व्यक्ति को चेंज करने से वो जो इसमें जो आएगा, नंबर आवे या वर्ड आवे, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उतना ही हो सकता है आगे पीछे आएगा। मान के चलो मैं अपने दोस्त से पूछ दिया तो इसमें जनवरी के बदला में जुलाई पहले कह दे, जुलाई कह दे, उसके बाद जून कह दे, उसके बाद जनवरी कहे, जनवरी कह दे। तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये 3 का 3 है। तो वैसे संग्रह को हम क्या कहेंगे, सुप्रभाषित संग्रह। संग्रह तो बहुत सारा होता है लेकिन सबों के लिए ये अलग अलग होता है। जैसे एक और एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे कह देगा कि 3 बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का जो कहेगा, 3 लेते हैं, 3 बेस्ट बैट्समैन, हमको यदि कोई पूछ देगा कि 3 बेस्ट बैट्समैन का नाम बताने के लिए, तो मैं अपने इच्छा अनुसार कहूंगा। हो सकता है मेरा तो सबसे पहले मेरा फेवरेट है विराट कोहली, तो मैं विराट कोहली के बारे में कहूंगा कि मेरा फेवरेट 3 जो खिलाड़ी है ये विराट कोहली है। उसके बाद लेते हैं मैं रोहित शर्मा ले लेते हैं, रोहित ले लिए, उसके बाद शिखर धवन ले लिए। तो ये मेरे लिए ये बेस्ट है, ये आपके लिए नहीं। मैं अब दूसरे अपने मित्र से पूछूंगा, अपने दूसरा मित्र से, तो ये क्या कहेगा, हो सकता है इसको ये तीनों नहीं, ऋषभ पंत इसको आ जाए, ऋषभ पंत आ जाएगा उसको पसंद, उसको हो सकता है शमी आ जाए, उसके बाद अब आ जाए बुमराह आ जाए, ये आ जाए। बैट्समैन का बात जो किया है तो इसमें जो आ सकता है
बैट्समैन तो दूसरा भी आ सकता है, दूसरा भी देश का हो सकता है, जो मेरे लिए ये हुआ, दूसरे के लिए नहीं। जैसे एक बात करता है, ये हो जाएगा स्टीवन स्मिथ हो गया, वाटसन हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकी पॉन्टिंग हो जाएगा, ये तुम्हारा ये दूसरे व्यक्ति के लिए, मेरे लिए ये है। लेकिन हम जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से जो पूछेंगे कि तुम्हारा बेस्ट प्लेयर कौन है 3 ठो, तो ये कहेगा। मैं फिर तीसरे आदमी से पूछूंगा बेस्ट प्लेयर के बारे में, तो दूसरा कहेगा। हो सकता है क्रिस गेल के बारे में कहेगा, डेविड वार्नर के बारे में कहेगा। तो यानी व्यक्ति को चेंज करने से ये क्या होता है, बैट्समैन चेंज हो जाता है, तो उसको हम सुप्रभाषित नहीं कहेंगे। तो वह क्या लिखा हुआ, ए कलेक्शन ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो सबों के लिए डिफाइन हो। व्यक्ति को चेंज करने से वो जो है चेंज नहीं हो, तो वैसे हम कहेंगे, उसको कहेंगे सुप्रभाषित संग्रह। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं डेओ का संग्रह। जैसे डे मतलब दिनों का, संडे, संडे हो गया, उसके बाद होगा मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ये तुम्हारा जो है डे का जो संग्रह है, ये मेरे लिए भी है। और किसी मैं अपने फ्रेंड से भी पूछूंगा कि सप्ताह जो है, सप्ताह का जो दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन, वो बताने के लिए, तो ये भी क्या करेगा, वही बताएगा। हो सकता है ये पहले सैटरडे बोल दे, मंडे बोल दे, लेकिन इसी 7 में से पूछेगा, बताएगा। तो मैं किसी से भी पूछूंगा, मतलब व्यक्ति को चेंज करूंगा, पर्सन को जो चेंज करूंगा, तो ये चेंज नहीं होगा, ये 7 का 7 रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, वेल डिफाइन है। ये संग्रह तो है, लेकिन ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन इसीलिए है ये कि हम दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, तो वो भी क्या बताएगा, यही बताएगा। इसीलिए इसको कहेंगे हम वेल डिफाइन। तो इसीलिए इसका कहा जाता है भिन्न भिन्न तो है, ये संडे हुआ, मंडे हुआ, भिन्न भिन्न होना चाहिए। कहता है भिन्न भिन्न अवयवों का सुप्रभाषित संग्रह। यही लिखा हुआ, एक सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है भिन्न, मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसी को, इसी का कलेक्शन जो होगा, उसी ऑब्जेक्ट का जो होगा, क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अब इसके बाद आता है, तो हम लोग बात किए इसके सेट के बारे में, जो सब ये तो होगा क्या, सुप्रभाषित संग्रह। संग्रह तो होगा, लेकिन कैसा, ये होगा सुप्रभाषित संग्रह। सुप्रभाषित की किसको कहेंगे, तो हम लोग सुप्रभाषित कहेंगे जो क्या होगा, व्यक्ति को चेंज करने से इसमें जो आएगा, जो वर्ड आई या नंबर आएगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो जितना भी आएगा इसमें वही आएगा, दूसरा भी बताएगा आगे पीछे करके। उसको कहेंगे हम सुप्रभाषित संग्रह, यानी वेल डिफाइंड, उसी को कहा जाता है वेल डिफाइंड। तो ये हम लोग बात किए, जहां भी आएगा जो सबों के लिए सत्य होगा, वही इसका क्या कहलाएगा, सुप्रभाषित संग्रह। वैसे ही संग्रह को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट को। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, मतलब सेट का जो है रिप्रेजेंट मतलब होता है व्यक्त करना, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं समुच्च का निरूपण। निरूपण मतलब उसको हम निरूपण कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म, उसी का दूसरा नाम है। इसका हिंदी होता है रोस्टर फॉर्म, या नहीं तो इसका होता है सारणीबद्ध रूप होता है इसका। इसका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसका होता है समुच्च निर्माण रूप। इसका होता है रोस्टर फॉर्म, इसका हिंदी होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, रोस्टर, या नहीं तो इसी को कहा जाता है सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप, ये होता है इसका हिंदी। सेट रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म कहेंगे, या नहीं तो इसको कहेंगे सारणीबद्ध रूप। और इसका होता है समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप। समुच्च निर्माण
रूप, ये इसका हिंदी होता है। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कहेंगे समुच्च निर्माण रूप, और इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म को, ये रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप ये होता है इसका। तो हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है दो तरीका से। क्या तरीका से? तो दो तरीका से, एक होता है रोस्टर फॉर्म और ये होता है, इसका हिंदी होता है सारणीबद्ध रूप, और ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको कहता है समुच्च निर्माण रूप। अब इसके बाद बात करते हैं अब इसमें आता है, सबसे पहले हम लोग बात किए थे समुच्च जो है सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला था इसमें रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो लिखा हुआ इन दिस रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। मतलब उसमें जितना भी एलिमेंट आएगा सबको क्या करेंगे, एक मिडिल ब्रैकेट मतलब मध्यम पोस्ट के अंदर सबको सेपरेट यानी अलग अलग कर सकते हैं और कॉमा में दर्शा सकते हैं। उसी को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। जैसे एक सेट लिए, ये क्या लिखा हुआ एस ए बराबर ए कोई सेट है। इससे पहले एक बात किए थे, जब भी हम लोग सेट को जो डिनोटेड करेंगे यानी सेट को जो व्यक्त करेंगे, सेट को हमेशा निरूपित करेंगे यानी ए हमेशा बड़ा अक्षर से ही सेट को निरूपित करेंगे। जैसे ए क्या लिए, कोई सेट लिए तो कौन सा अक्षर से सूचित करेंगे उसको, बड़ा ए से। बी कोई सेट लेंगे तो क्या किस चीज, कैपिटल बी से ही हम सब इसको निरूपित करेंगे। जैसे सी कोई सेट लेंगे तो ये बड़ा ही कैपिटल लेटर से ही करेंगे। जैसे ए कोई सेट लिए तो कैसा लिए, बड़ा वाला ही लेटर लेंगे इसमें। ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। मतलब कहता है ये जो सेट दिया हुआ इसमें 10 से जो कम होगा, जो भी एलिमेंट होगा इसमें, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जो भी इसमें एलिमेंट आएगा नेचुरल नंबर, इसमें क्या सब आएगा, 1 आया है, 3 आया है, उसके बाद क्या लिखा, ए बराबर सेट ऑफ ऑल नंबर लेस देन 10। ये थोड़ा गलत हो गया है, इसमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहा गया है कि ए सेट ऑफ ऑल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से जो भी छोटा नंबर है उस सब को हम क्या कर सकते हैं, कॉमा में एक दर्शा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 का गया। तो इसको क्या करते हैं, जितना भी कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका जितना भी एलिमेंट आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट कहा जाता है। इसको जो ये है 1 2 3 है उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है इसको अवयव। ये जो स्टेटमेंट दिया है मेरा, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट में जितना भी एलिमेंट आएगा इस उसको हम कॉमा के अंदर दर्शा सकते हैं। तो उसी को क्या कहा जाएगा, रोस्टर फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप कहा जाएगा। इसको सारणी रूप या सारणीबद्ध रूप कहा जाता है। जैसे इसमें अब जैसे इसको लिखा गया है नोट में, क्या है, राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। मतलब एक बार इसमें जो भी वर्ड को हम लिख लेंगे उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे में ये डी बराबर क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितना भी वर्ड है उसको क्या कर सकते हैं हम, एक कॉमा के अंदर हर वर्ड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा उसी को क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। यदि इस हर कॉमा में हम हर वर्ड को नहीं दर्शा पाएंगे तो वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम कॉमा के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा यानी अवयव आएगा, जैसे यहाँ पर था लेस देन 10, तो 10 के बीच में कितना संख्या रहा है, लेकिन कौन सा, नेचुरल नंबर माइनस वाला। 10 से कम में क्या है, 10 से कम में तो तुम्हारा माइनस वाला भी आता है। लेकिन क्या कह दिया यहाँ पर, ऑल नंबर, लेकिन कौन सा, नेचुरल नंबर वाला होगा। ये ऑल नंबर होगा लेकिन कैसा, नेचुरल नंबर वाला। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या वाला। प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिसको गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है।
तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 से लेकर के 9 तक ही होगा, क्योंकि कहा गया है लेस देन 10, तो ये माइनस वाला नहीं होगा। तो इसमें हर वो क्या करते हैं, हर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, अलग अलग उसको कॉमा के अंदर क्या करेंगे, दर्शा सकते हैं। तो ये तुम्हारा इसी रूप को क्या कहा जाएगा, सारणीबद्ध रूप कहा जाएगा, ठीक है। और इसको जब भी हम लोग जो है लिखेंगे इसमें, तो अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। और इसमें होगा, इसको जो है कोई सेट जो लेंगे तो ये कैपिटल ए से ही इंडिकेट करेंगे इसको। और इसका जो एलिमेंट होगा, मान लेते ये ए कोई सेट हुआ, इसके अंदर जो कोई लिखेंगे हम, तो ये होगा तुम्हारा, इसको कहा जाता है एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक। इसको एलिमेंट, जिसमें हिंदी में कहा जाता है अवयव, ठीक है। अब इसमें बात कर रहे थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है नोट में, कि राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, मतलब वर्ड को रिपीट नहीं करना है। जैसे एक डी सेट लिए, लेकिन जब ही सेट लेंगे तो क्या बताया कि हमेशा लेना है बड़ा वाला लेटर से ही सेट को इंडिकेट किया जाता है, छोटा वाला से इंडिकेट नहीं किया जाता है। तो इसमें हम लिए डी, कोई सेट है और कैसा है, तो ये है तुम्हारा अभी क्या है, रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ये। तो क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जितना भी वर्ड है उसको कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो क्या लिखे हम, पहले एम लिखे, तो ये एम आ गया, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद टी आ गया, उसके बाद क्या है एच आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद आई। अब देखो एम नहीं होगा, क्या लिखा था कि इसमें जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं हम। अब क्या लिखा था, ये नोट रिपीटेड, मतलब वर्ड को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। अब ये तुम्हारा एम नहीं होगा, एम के बाद देखते हो एम लिखा गया था, ए भी लिखा गया था, टी भी लिखा गया है, तो क्या लिखेंगे हम, आई लिखेंगे। और ये सी और एस, मतलब ये हुआ रिपीट, इसको वर्ड को जो एक बार हम पहले यूज कर लिए उसको बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बताए थे शुरुआत में भी इसका डिफिनीशन, किसी दूसरे व्यक्ति से भी पूछेंगे तो यही वर्ड बताएगा, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा ऐसे ही लिखाएगा, तुम्हारा आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर जो है रिपीट नहीं किया हम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है रजिस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, वर्ड को हमें से रिपीट नहीं करना है। और जितना भी ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके हर एलिमेंट को हम अलग अलग दर्शा सकते हैं। तो उसी को क्या कहेंगे हम, रोस्टर फॉर्म। लिखा हुआ इन द रोस्टर फॉर्म लिस्ट ऑल एलिमेंट, मतलब जितना मतलब लिस्ट एलिमेंट होगा, मेंबर ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर, लेकिन कैसा ब्रैकेट होना चाहिए, तो मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए, एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा, और हर कॉमा के अंदर उस एलिमेंट को हम दर्शा देंगे, तो वही क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म, यानी सारणीबद्ध रूप कहलाता है। इसमें क्या था, तो इसमें वर्ड को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए थे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो रिपीट होता था उसको हम क्या किए थे, निगलेक्ट कर दिए थे, यानी हटा दिए थे। उसके बाद इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। और जब भी सेट को हम निरूपित करेंगे, लिखेंगे कोई सेट, तो कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो ये था हम लोगों का रोस्टर फॉर्म। अब उसके बाद दूसरा है तुम्हारा इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको कहा जाता है समुच्चय निर्माण रूप हिंदी। अब इसमें क्या होता है, लिखा हुआ इन दिस वी रिटर्न राइट डाउन a property or rule which gives all the member of the set। पहले से ये क्या होगा, तो ये इसका जो है रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, और ये क्या होगा, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी को जो है सेटिस्फाइड करता होगा। तो जैसे हम बात करते हैं, ए कोई सेट लिए हैं, ए बराबर कितना है 1 2 3 4 5। अब ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में है, इस ये क्या करता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी को, कथन को ये क्या करता है, तो सेटिस्फाइड करता है। यानी एक्स कोई एलिमेंट होगा, और कैसा वाला होगा, एक्स का, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, यानी ये अवयव होगा, किसका अवयव होगा, ये लिखा हुआ एन बिलोंग्स टू एन, यानी ये जो है एन, ये अवयव, इसको पढ़ा जाता है अवयव। जैसे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एन,
यानी ये x जो होगा अवयव होगा किसका, तो ये n का यानी नेचुरल नंबर का अवयव होगा, इसको कहा जाता है अवयव। जब ये आ गया x बिलोंग्स टू w, तो ये x क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ये जो x का मान आएगा जो भी आएगा होल नंबर के अंतर्गत आएगा, उसको कहा जाता है बिलोंग्स टू, हिंदी में कहा जाता है अवयव। तो इसमें हम बात किए, ये तुम्हारा मेरा कोई सबसेट ये दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, ये कोई प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो x कोई अवयव होगा, इसको कहा जाता है सच दैट, ताकि, हिंदी में होता है ताकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर है सब, लेकिन कहां तक है नेचुरल नंबर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये अधिक से अधिक कितना तक गया है, 5 तक गया है, और 5 के बराबर भी है। तो ये क्या है, x के बारे में जानकारी क्या देता है, तो x के बारे में ये जानकारी देता है कि ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ये सभी नेचुरल नंबर है। x क्या बिलोंग करता है कि ये तो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कहां तक होगा, तो यही लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 5, यानी अधिक से अधिक कितना तक जाएगा, ये 5 से x का मान क्या आएगा, हमेशा छोटा ही आएगा, 5 के बराबर, ये इक्वल टू है तो ये 5 के बराबर आएगा, और इससे हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट कोई ना कोई ये दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म में, उसको ये कोई ना कोई कथन को सेटिस्फाइड करता होगा, तो यही कथन को ही लिख देना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्च निर्माण रूप। एक एग्जांपल और जैसे लेते हैं, बी कोई बताए थे सेट को हमेशा निरूपित करना है कैपिटल लेटर से ही, तो बी कोई सेट है, लिखा हुआ 1 2 3 1 2 4 7 और 14 और 18, तो ये भी क्या करता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो जैसे बात करते हैं ये एक्स के बारे में, एक्स तो कोई अवयव होगा, इसका एलिमेंट होगा, लेकिन एक्स क्या होगा, तो नेचुरल नंबर होगा, जो भी मान आएगा इसका नेचुरल नंबर आएगा। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ 28, एक्स क्या है, ये 28 का फैक्टर है। 28 क्या चीज से कटता है, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद ये 4 से कटेगा, उसके बाद 7 से, उसके बाद 14 से और 28 से। तो यही लिख देना है। ये जो है तुम्हारा ये किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये क्या है, x इज अ फैक्टर ऑफ 28, ये इस कथन को सेटिस्फाइड करता है। यदि ये हम बता देंगे ये किसी को, ये इतना बात हम कह देंगे, तो ये क्या करेगा, इसी से ये जानकारी मिल जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम, रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म ये हुआ, और इसी को कह देंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हम रोस्टर फॉर्म कह देंगे, तो ये प्रॉपर्टी लिख लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और यदि सेट बिल्डर फॉर्म के जानकारी दे दिए हम, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख लेगा तो हो जाएगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये क्या होगा, कोई ना कोई सेट होगा, वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता होगा। जैसे ये जो है, जैसे ये था ए बराबर था, ए कोई सेट था 1 2 3 4 5, ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता था, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स का मान होगा नेचुरल नंबर, लेकिन एक्स कहां तक होगा, तो लेस देन इक्वल टू 5, यानी अधिक से अधिक एक्स का मान 5 होगा, और एक्स का मान नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता था, तो यही क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। ये पहले से रोस्टर फॉर्म में रहेगा, और ये किसी न किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता होगा, वही प्रॉपर्टी को लिखना ही क्या कहलाता है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, समुच्च निर्माण रूप कहलाता है। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ सेट, मतलब समुच्च का प्रकार। समुच्च भी कई प्रकार का होता है, तो ये तुम्हारा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नल सेट के बारे में। इसी को कहा जाता है एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्च। ये रिक्त समुच्च भी होता है। तो टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्च का प्रकार। तो समुच्च कई प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, समुच्च कई प्रकार का होता है। तो समुच्च सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये नल सेट, जिसको कहा जाता है एम्प्टी सेट, हिंदी होता है इसका रिक्त समुच्च, नाम है इसका रिक्त समुच्च, यानी उसमें खाली होना चाहिए, पूरा रिक्त होना चाहिए। उसके बाद क्या है,
से इस अब पहले इसमें पढ़ लेते हैं। पहला है इसमें क्या कहते हैं, नल सेट, यानी इसी को कहा जाता है एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो इसमें होगा, कहता है ये ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। लिखेंगे इसका हिंदी, रिक्त समुच्चय का हिंदी लिखेंगे हम लोग, रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें इसमें कोई भी अवयव नहीं हो, मतलब ऐसा समुच्चय, कहता है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, मतलब एक भी अवयव उसमें सेटिस्फाइड नहीं करता हो, नहीं आता हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। यही लिखा हुआ है ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। कंटेनिंग मींस होता है, कंटेनिंग मींस होता है रखना, यानी ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखा रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिक्त समुच्चय। इट्स डिनोटेड बाय, मतलब रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिप्रेजेंट मतलब होता है व्यक्त करना, उसको लिखने से पता चल जाएगा कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो ये तुम्हारा इसको निरूपित किया जाता है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या कह देंगे, रिक्त समुच्चय। इसका एक सिंबल ये भी होता है, ये किसका सिंबल है, तो ये है रिक्त समुच्चय का सिंबल है। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिया हुआ है ए कोई सेट है, एग्जाम्पल में है ये ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहता है एक्स का जो होगा, एक्स से कोई अवयव जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। एक्स जो अवयव होगा, इसका एलिमेंट जो होगा कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर के बारे में भी दर्शाया गया, ये जो है एक्स का मान किसके किसके बीच में आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर है, नहीं है। नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो 2 और 3 के बीच में कोई भी गिनती वाला संख्या आता है, नहीं आता है। 2 के बाद हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं, 3, उसको 2 के बाद हम लोग नहीं कहते हैं आ रहा है, उसके बाद 2.25, 2 के बाद क्या कहते हैं, 3। तो इसमें कोई भी एलिमेंट आता है, नहीं आता है, तो इसमें क्या आ गया, ये ए क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ऐसे ही स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे इसी में था, एक्स कहता था क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर में भी कह दिया है ये एक्स किसके किसके बीच लाई करना चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में हम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर होगा 2 और 3 के बीच में, नहीं होता है। नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या, गिनती मतलब 2 के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 करते हैं, तो इसके बीच में तो कोई संख्या आया नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये दिया हुआ है बी कोई सेट है, बताए थे सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही सूचित करना है, तो बी क्या है, कोई सेट है, और कहता है एक्स तो होगा, एक्स को एलिमेंट होगा, लेकिन ये कहता है एक्स स्क्वायर और -9 बराबर 0, ये तुम्हारा, इससे तुम्हारा सेटिस्फाइड करेगा एक्स को। और कहता है एक्स क्या होना चाहिए, इज इवेन एंटीजर, एंटीजर तो होगा लेकिन कैसा, इवेन होना चाहिए। इवेन मतलब हो गया क्या, मतलब सम संख्या वाला होना चाहिए। तो सम संख्या वाला जैसे लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9, एक्स बराबर कितना होगा, रूट अंडर में 9, तो इसका वर्गमूल प्लस और माइनस में क्या आ गया, 3 आया। एक्स का 2 ठो मान आया, एक आया प्लस में 3, एक आया दूसरा आया माइनस में 3। एक्स का 2 ठो मान आया, एक आया प्लस में 3, एक आया माइनस में 3, लेकिन क्या कह दिया, एक्स तो एलिमेंट होगा, लेकिन कैसा, एक्स इज एन इवन इंटीजर, यानी एक्स जो होगा वही, ये सेट क्या कर रहा है कि एक्स तो होगा इवन इंटीजर, एक्स तो एलिमेंट होगा, लेकिन कैसा, इवन वाला। तो ना हम इस 3 को इवन कह सकते हैं, नहीं -3 को कह सकता है। एक्स का जो वैल्यू आया है, एक्स 2 एलिमेंट लेगा इसमें,
इसके अनुसार इसमें जो आएगा x कहता है इससे निकालने के लिए x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। x का जो इसको सॉल्व किए तो क्या आया, दो एलिमेंट आया। एक आया इसका जो है +3, एलिमेंट कहने का मतलब अवयव। इसमें जो है दो अवयव आता है, एक आता है 3, एक आता है -3। लेकिन कहता है x इज एन इवन इंटीजर, ये जो होना चाहिए तो इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन इवन नंबर वही होगा, इवन नंबर वही होगा जो 2 से कटता हो। तो ये जो x आया, दो ठो वैल्यू आया, एक प्लस का 3, एक माइनस का 3, दोनों में से कोई नहीं है इवन नंबर। नहीं 3 है इवन नंबर और नहीं -3 है। तो इसीलिए इसके बीच में क्या आता है, ये जो है इसमें कोई एलिमेंट नहीं रख पाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट कहेंगे। तो ऐसा ही सेट आएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं कर पाता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। दूसरा नाम होता है एम्प्टी सेट, हिंदी में कहा जाता है रिक्त समुच्चय। अब दूसरा है इसमें, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिंगल सेट, मतलब सिंगलेटन सेट यानी एकल समुच्चय। नाम से ही स्पष्ट है इसका एकल समुच्चय। यानी क्या लिखा हुआ है, ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट। मतलब इसमें ठीक ठीक एक एलिमेंट जो है एडजस्ट कर पाएगा। इसका हिंदी लिखना है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल, या नहीं तो जिसमें ठीक ठीक केवल एक एलिमेंट ही यानी एक अवयव ही क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, उसी को क्या कहेंगे, ये एकल समुच्चय कहेंगे। यही लिखा हुआ है, ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट। यानी ठीक ठीक, इससे पहले वाला क्या था, नल सेट था, उसमें कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं कर पाता था, कोई भी अवयव जो है इसके अंतर्गत नहीं आता था, उस सेट के अंतर्गत। लेकिन इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट मतलब ठीक ठीक क्या होगा, एक तो ही एलिमेंट एडजस्ट करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, सिंगल यानी एकल समुच्चय कहेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कोई सेट है, बताए थे सेट के बारे में कि जब भी हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या करेंगे, बड़ा ए से ही। हाँ, लेकिन एक ये सेट हुआ ए, इसके अंदर कोई भी हमको लेटर चाहिए इंग्लिश वाला, तो इसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे छोटा। अवयव को हमेशा क्या करेंगे, छोटा लेटर से ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसका अवयव हुआ ए, बी होगा, डी होगा, तो इसका सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। लेकिन इसके अवयव यानी एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से ही इंडिकेट करेंगे। तो ये था। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं एकल समुच्चय के बारे में। एकल समुच्चय क्या होता है, तो जैसे कहा कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इसमें क्या होगा, तो ठीक ठीक एक ही एलिमेंट सेटिस्फाइड कर आएगा। तो इसमें सबसे पहले कहता है एक्स तो कोई एलिमेंट होगा, लेकिन कैसा होगा, तो नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर देखते हैं इससे आता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर -9 बराबर में 0। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, एक्स रूट अंडर में आ गया 9, तो इसका क्या आएगा, +-3। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली कहता है क्या, वन एलिमेंट आना चाहिए इसमें। लेकिन कहता है एक्स तो एलिमेंट होगा, लेकिन कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर एक्स का जो वैल्यू आया है, एक्स जो दो ठो एलिमेंट लेता है, कैसा लेता है, ये 3 भी लेता है और -3 भी लेता है, ये दोनों लेता है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्स क्या होना चाहिए, ये जो होगा एक्स ऐसा एलिमेंट लेगा, नेचुरल नंबर वाला ही लेगा, यानी प्राकृतिक संख्या वाला ही अवयव लेगा। ये जो एक्स जो है, कहता है ये जो एक्स होगा एलिमेंट, इसका एक्स तो लेगा, लेकिन कैसा लेगा, एक्स ही नेचुरल नंबर वाला ही वैल्यू लेगा। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो क्या आया, एक्स का दो ठो वैल्यू आता है, एक 3 आता है प्लस में, माइनस में 3। तो ये तुम्हारा ये क्या है, प्राकृतिक संख्या में आता है गिनती वाला ही। तो गिनती में -3 नहीं आता है, तो सिर्फ इसमें कौन सा एलिमेंट एडजस्ट करता है, तो ये 3 ही एडजस्ट कर पाता है, -3 एडजस्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि काउंटिंग में नेचुरल नंबर में ये कहता है एक्स तो हम लेंगे, लेकिन कैसा, नेचुरल वाला ही लेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या वाला ही लेंगे।
माइनस में प्राकृतिक संख्या वाला नहीं आता है, तो इसीलिए इस एलिमेंट को नहीं लेगा, लेकिन इसको ये लेगा। तो इसका क्या आएगा, 3 ही आएगा, ये -3 नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में कह दिया है कि हम तो सिर्फ किसको लेंगे, नेचुरल नंबर वाला को ही लेंगे, तो इसीलिए ये छट जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये देखते हैं क्या हो गया, ये एक ही एलिमेंट को ले पाया, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव को रख सके, उससे हम क्या कहेंगे, हम एकल समुच्चय कहेंगे। इसका हिंदी डिफिनीशन ये हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं। दूसरा बी कोई सेट लिए, जब ये सेट लिखेंगे तो हम लोगों को पता है बड़ा लेटर से ही लिखेंगे, तो बड़ा लेटर है उसका बी कोई सेट लिए, इसमें हमको स्मॉल लेटर चाहिए, तो इसको लिख, इसके अंदर जो अवयव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, तो बी कोई सेट है, अब कहता है एक्स तो होगा एलिमेंट, और एक्स इसमें कहता है जेड, जेड जब ये एन कहता है नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है, जेड या आई, जेड और ये आई क्या चीज को, तो ये इंटीजर को, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक को निरूपित करता है। पूर्णांक संख्या के बारे में बताए थे, इसके बारे में नहीं यदि जानकारी है तो फर्स्ट लेक्चर जो है, जिसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उससे आप लोग जो है फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, जो नंबर सिस्टम पर ही था कि किस संख्या को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूर्णांक को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से और आई से, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पूर्णांक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है, ये पूर्णांक क्या होता है, तो जैसे होल नंबर है, होल नंबर में हम लोग बात किए थे कि 0 से लेकर के 1 2 3 अनंत तक होगा, लेकिन साइन क्या लेगा, प्लस वाला भी लेगा और माइनस वाला भी लेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब होगा इसमें। तो ये तुम्हारा आ जाएगा इंटीजर, यही हुआ। होल नंबर में दोनों साइन लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। इसमें दशमलव वाला मान सब नहीं होता है, ना बट्टा वाला होता है, सिर्फ काउंटिंग वाला ही होता है, काउंटिंग के साथ 0 भी आ जाता है, और इसमें क्या होगा, तो दोनों साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें क्या कहता है, तो एक्स तो होगा एलिमेंट, लेकिन कैसा, तो इंटीजर होगा ये, और ये कहता है एक्स का जो मान होगा, ये एक्स प्लस 4 बराबर में यह है 0, एक्स का मान क्या आता है, -4। कहता भी है कि हम माइनस वाला को इसमें सम्मिलित कर लेंगे, तो इसमें -4 को इसीलिए सम्मिलित कर लिया। यदि यहाँ पर रहता एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब ये एकल समुच्चय नहीं होता, यानी सिंगल सेट नहीं होता, तब ये नल सेट हो जाता। क्यों, क्योंकि ये कहता जो है नेचुरल नंबर को लेंगे, तो नेचुरल नंबर में ये तो नहीं आता, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। इंटीजर में क्या आता है, तो प्लस वाला भी आता है, काउंटिंग का सब आएगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों के साथ आता है, इसीलिए इसमें एडजस्ट कर पाया -4। तो इसमें एक ही एलिमेंट एडजस्ट कर पाया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, सिंगल सेट यानी एकल समुच्चय कहेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और है, सी कोई सेट है, जब भी लिखेंगे सेट बड़ा वाला से ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। कहता है एक्स तो एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ फिर कह दिया है, ये जब भी कोई डिस्टिंक्शन दिया रहेगा तो उस पर गौर करना है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक्स कहता है नेचुरल नंबर लेंगे, यहाँ पर कहा था हम लेंगे क्या, इंटीजर लेंगे। फिर यहाँ पर बात किए थे नेचुरल नंबर, फिर यहाँ बात करता है एक्स तो एलिमेंट होगा, लेकिन कैसा, तो ये नेचुरल नंबर के बारे में कर रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर में 0। अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं, तो ये आता है एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर क्या आएगा, रूट अंडर में 4, इसका जो आएगा तुम्हारा प्लस माइनस 2, यानी एक्स का 2 ठो मान आता है, एक्स का जो है 2 ठो मान आता है। एक्स का जो मान आया, ये एक्स का 2 ठो मान आता है, यानी एक प्लस वाला भी आता है, एक माइनस वाला भी आता है, एक्स का 2 ठो। लेकिन इसमें क्या कहता है कि एक्स तो एलिमेंट लेंगे हम, लेकिन नेचुरल नंबर वाला लेंगे। तो नेचुरल नंबर वाला में क्या आता है, जो काउंटिंग वाला हो, तो काउंटिंग में ये नहीं आता है, -2 आता है काउंटिंग में, 1 2 3 यानी 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं, माइनस में नहीं जाते हैं। तो ये एलिमेंट नहीं लेगा, लेकिन ये एलिमेंट लेगा। तो इसमें सिर्फ इसीलिए ये नहीं हुआ और ये हुआ। तो ऐसा ही सेट को क्या कहा जाता है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट एडजस्ट कर पाए, एलिमेंट करने का मतलब अवयव।
तो जिसमें केवल एक ही अवयव रख सके, सेटिस्फाइड कर सके, संतुष्ट कर सके, तो उसको क्या कहेंगे हम? एकल समुच्च कहेंगे। अब बात करेंगे हम लोग फाइनाइट सेट के बारे में। इसका हिंदी है परिमित समुच्चय, यानी इसी को कहा जाता है निश्चित समुच्चय। नाम है इसका परिमित। फाइनाइट मतलब क्या? जिसको हम काउंट कर सकें। फाइनाइट हो, जो निश्चित हो, तो इसी को कहा जाता है फाइनाइट समुच्चय, यानी परिमित समुच्चय और निश्चित समुच्चय। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल इज इक्वल फाइनाइट समुच्चय। इसका हिंदी होगा ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को अवयवों को गिना जा सके, गिना जा सके। मतलब क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें जितना भी अवयव होगा उसको हम काउंट कर लेंगे। तो यही लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। कोई ऐसा सेट होगा, उसमें एलिमेंट के बारे में स्टेटमेंट जो दिया रहेगा, उस हर एलिमेंट को क्या करेंगे? हम काउंट कर लेंगे कि 10 है, 20 है, 50 है, 60 है। तो ऐसा ही समुच्चय को क्या कहेंगे? हम परिमित समुच्चय कहेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिए, लिख लिया, इसके बारे में हम लोग देख लिए परिमित समुच्चय की। ऐसा समुच्चय जिसमें क्या होगा? एलिमेंट यानी अवयव को क्या कर लेंगे? हम काउंट कर लेंगे। तो वैसा ही समुच्चय क्या कहलाएगा? फाइनाइट समुच्चय कहलाएगा। अब एक एग्जाम्पल जैसे लिया है, ए लिया है कोई सेट, ये क्या है? मेरा कोई सेट है। अब इसमें कह रहा है एक्स तो एलिमेंट होगा, सच दैट एक्स तो एलिमेंट होगा, लेकिन एक्स किसके बिलोंग्स करेगा? ये एक्स किसका अवयव होगा? नेचुरल नंबर का होगा। एक्स जो होगा एलिमेंट होगा, अवयव होगा, ये कैसा होगा? तो नेचुरल नंबर वाला ही होगा। अब नेचुरल नंबर वाला तो होगा, लेकिन कहता है एक्स जो होगा एलिमेंट, जो इसमें कह रहा है एलिमेंट हम नेचुरल नंबर वाला लेंगे, लेकिन अधिक से अधिक कितना? 10 से कम एलिमेंट ही लेंगे। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, कैसे होगा? ये नेचुरल नंबर, ये जो कहता है ये एक्स एलिमेंट जो हम लेंगे, लेकिन कैसा लेंगे? नेचुरल नंबर भी लेंगे और कैसा एलिमेंट लेंगे? 10 से हम कम ही एलिमेंट लेंगे। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कैसे होगा? इसमें ए में क्या आ जाएगा? यानी एक आ सकता है, ये एलिमेंट क्या सब ले सकता है? नेचुरल नंबर, और लेस देन 10 लिखा हुआ है तो एक ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, 6, 7, 8 और 9। तो इसको तो हम काउंट कर लिए ना। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा परिमित समुच्चय हो गया। यदि इसको काउंट नहीं कर पाते तो ये क्या हो जाता? क्या हो जाता है? ये अपरिमित। इसका अगला है अपरिमित समुच्चय। तो जब भी हम क्या करेंगे? एलिमेंट को काउंट कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। और नहीं काउंट कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमित। जैसे इसी में रहता, जैसे एक बात करते हैं, इसी में रहता ये एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 10। तब क्या करते हैं? कहता है एक्स तो होगा नहीं इसमें अवयव, एक्स कोई सेट हो, ए कोई सेट है, एक्स तो इसमें एलिमेंट होगा लेकिन नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर में कहता है एक्स जो होगा, ये एक्स जो एलिमेंट लेगा 10 से हमेशा बड़ा लेगा। तो 10 से बड़ा करने का मतलब 11 लेगा, 12 लेगा, 13 लेगा। इसमें तो बाउंडेड नहीं किया हुआ है कि 10 से बड़ा कितना बड़ा लेंगे हम, वो नहीं कहा हुआ है इसमें। 10 से सिर्फ कर दिया बड़ा। 10 से बड़ा क्या? 11, 12, 13, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना भी लेना है सब ले सकते हैं। 10, 11 से लेकर के जितना आगे काउंट है, तो नंबर तो अनंत है। तो इसमें हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि इसमें 9 आएगा, 10 आएगा, 50 आएगा। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा अपरिमित में आ जाएगा, जिसको हम काउंट कर लेंगे। जैसे इसमें था एक्स लेस देन था, इसमें एक्स लेस देन कितना है? 10। तो इसमें हम काउंट कर लिए थे कि 10 से हमको कम में तक इसमें एलिमेंट लेना है। तो इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। तो ये 9 तक, तो इसको हम काउंट कर लिए। तो इसीलिए ये हो गया
इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इसमें हम लोग इनफाइनाइट सेट, इसी का उल्टा है। इससे पहले हम लोग देखे थे फाइनाइट सेट, ये है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट परिमित नहीं, यहाँ होगा अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित, इसको कहेंगे हम अनिश्चित। अनिश्चित, अनिश्चित समुच्च। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो इसको हटा देता है। ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित या अनिश्चित समुच्चय इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अपरिमित या अनिश्चित। लिख देते हैं ठीक से थोड़ा इसको हम, अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित या अनिश्चित। अनिश्चित समुच्चय, इसका हिंदी होता है। तो इसमें क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर लेंगे हम, काउंट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, परिमित ये हो जाएगा। जिसमें हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो अपरिमित है ये। इससे पहले था क्या, फाइनाइट सेट, जिसको कहा जाता है परिमित समुच्चय। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करते थे हम लोग, काउंट कर लेते थे। लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है यानी अपरिमित समुच्चय। अपरिमित में क्या होता है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट काउंटेबल, मतलब इसका एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, नो ही काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक सेट लिया हुआ है ए बराबर, कहता है एक्स तो कोई एलिमेंट होगा, अब तो होगा, लेकिन कैसा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका जो भी एलिमेंट आएगा नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि x का मान हम क्या लेंगे, 5 से क्या लेंगे, हम बड़ा लेंगे। अब 5 से बड़ा कितना बड़ा लेंगे वो तो नहीं डिसाइड हुआ है। 5 से बड़ा में 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, और 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, ये आता ही रहेगा। तो यही लिए, इसीलिए इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये नहीं कहा है इसमें कि 5 से तो बड़ा लेना है, लेकिन कहाँ तक बड़ा लेना है वो नहीं। तो इसको हम ये नहीं डिसाइड किया हुआ है कि 100 तक लेना है या 200 तक लेना है। सिर्फ ये दिया हुआ है कि 5 से हम बड़ा लेंगे, तो इसीलिए इसको हम काउंट नहीं कर सकते। 5 से बड़ा, 5 इसमें नहीं होगा, 5 से बड़ा। तो ये 6 से लेकर के अनंत तक आएगा, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही सेट को क्या कहेंगे हम, इन्फिनिटी सेट कहेंगे। यानी इसके बाद बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट, मतलब समान समुच्चय, यानी टू फाइनाइट सेट, मतलब दो ठो सेट होना चाहिए, लेकिन कैसा, तो फाइनाइट। फाइनाइट मतलब परिमित समुच्चय, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट अवयव को क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं। तो क्या है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इज इफ, यदि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ ए, एन कोई सेट है, ए कोई सेट है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, और बी कोई सेट है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जैसे ए कोई सेट है, एक कोई सेट है, एक कोई सेट है, कितना है, एक कोई सेट, तो ये है 1 है, 3 है और 5 है। इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये नंबर ऑफ अवयव है, कै ठो है, ये 3 ठो है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इसमें 3 ठो है। अब बी को यहाँ पर सेट है, बी कोई सेट है जिसमें दिया हुआ है 2, 4, 6। इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी है, इसमें भी 3 है। अलग अलग है, उससे फर्क नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, संख्या, अवयवों का संख्या क्या है, इस सेट में भी और इस सेट में भी क्या है, बराबर है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये इक्विवेलेंट यानी समान समुच्चय है। ऐसा दो समुच्चय जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी संख्या जो होगा अवयवों का बराबर होगा,
वैसे समुच्चय को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं इसके बाद हम लोग चैप्टर देखेंगे 1.1 देखेंगे कि क्या चैप्टर है, उसमें कैसे सेट को डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही।